हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैक शीट पर। आज एसएससी जो एमटीएस का एग्जाम हुआ है 4 फरवरी को थर्ड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर सभी के एनालिसिस कराए जाते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा गया था 1930 में डिस्परेट क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए ज्योतिबा फुले, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन था महात्मा गांधी और डी ऑप्शन था जगजीवन राम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डिस्परेट क्लासेस एसोसिएशन 1930 की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था समाज के अपशेष वर्गों के यानी कि दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा, शिक्षा, रोजगार और राजनीति प्रतिनिधित्व में समान अवसर सुनिश्चित करना, सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाना। इसका संदर्भ था 1930 के दशक में भारत में दलित के लिए राजनीतिक और सामाजिक गठन संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। अंबेडकर ने इस संगठन के माध्यम से दलित के अधिकारों के लिए सक्रिय आंदोलन शुरू किया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पे जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसी से पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आगे वाली वाली शिफ्टों में पूछे जाएंगे। प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आगे क्वेश्चन पूछा गया था आपको, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती हैं? 4 ऑप्शंस थे। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल और डी ब्रह्ममंडल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आयन मंडल में रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती हैं। आयन मंडल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट था। ये इसका एक्सप्लेन दिया गया है कि आयन मंडल वायुमंडल की वह परत होती है जिसमें आयनित कण मौजूद होते हैं। यह परत लगभग 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। रेडियो तरंगों जब आयन मंडल में पहुंचती हैं तो उनका परावर्तन कर देती हैं। इस वजह से लंबी दूरी के रेडियो संचार संभव हो पाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रजिया सुल्तान को किस वर्ष दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 1236 एडी, बी 1239 एडी, सी ऑप्शन था 1240 एडी और डी ऑप्शन था 1242 एडी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1240 एडी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 ईडी में रजिया सुल्तान को हटाया गया था और 1236 ईस्वी में ये सुल्तान बनी थी। 1236 रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान थी जो सुल्तान बनी थी और 1240 में इनको हटाया गया था। ये आपका यही आंसर था। अगला इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था, राजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। ये उन पुष्टिकाल और अंत का संक्षिप्त विवरण है। ये सिंहासन पर आरूढ़ यानी कि 1236 में यह बैठी थी। तुर्की अमीरों यानी कि तुर्कान चहलगानी का विरोध लगातार रहा। 1240 में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। बाद में कैथल के पास संघर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। पुरुष प्रधान शासन व्यवस्था और अमीरों के विरोध के कारण उनकी शासन लंबे समय तक नहीं चल सका, यानी कि 1240 में समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए नियोजित है? ऑप्शंस 4 दिए थे। ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र और डी शनि, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी शुक्र, यानी कि वीनस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी जिसने लगाया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का इनविजन मिशन विशेष रूप से शुक्र ग्रह यानी कि विजन वीनस के विस्तृत अध्ययन के लिए नियोजित है। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं शुक्र की भू आकृति का अध्ययन, उसके वायुमंडल की संरचना और विकास को समझना, यह जानना कि शुक्र और पृथ्वी समान आकार के होने के बावजूद अलग कैसे विकसित हुए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव मस्तिष्क का कौन सा मुख्य भाग मुख्य रूप से उल्टी यानी कि वमन की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? 4 ऑप्शंस थे। ए अनुमस्तिष्क, बी मज्जा
आबोटो आबोगटा, सी ऑप्शन था हाइपोथैलेमस और डी ऑप्शन था प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मज्जा ओबोगटा इसका एकदम करेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उल्टी यानी कि वॉमिटिंग की क्रिया शरीर की एक रिफ्लेक्शन प्रतिक्रिया है जो मज्जा ओबोगंटा द्वारा विकसित नियंत्रित की होती है। मज्जा ओवोगटा मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो अनियंत्रित शारीरिक क्रियाएं जैसे दिल की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन, उल्टी को नियंत्रित करता है। उल्टी के लिए वॉमिटिंग सेंटर और चेम्बरोस्पेक्टर ट्रिगर जोन यानी कि सीटीजेड मेडुला में स्थित होते हैं। शरीर में किसी विषाक्त पदार्थ संक्रमण या संतुलन बिगड़ने पर ये केंद्र सक्रिय हो जाते हैं और उल्टी प्रक्रिया उत्पन्न होती है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मज्जा ओवोगटा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रसिद्ध रूहर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? चार ऑप्शंस थे ए पोलैंड, बी रूस, सी जर्मनी और डी फ्रांस, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। रू कोला क्षेत्र जर्मनी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जर्मनी में स्थित है। इसका एक्सप्लेन किया गया है कि रूह कोला क्षेत्र यूरोप में सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक औद्योगिक कोयला क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र जर्मनी के पश्चिमी भाग में स्थित है, राइन नदी के पास फैला हुआ है। कोयला और इस्पात उद्योगों के कारण यह क्षेत्र जर्मनी के औद्योगिक विकास का केंद्र रहा है। रूहर क्षेत्र में जर्मनी को औद्योगिक महाशक्ति बनने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में वैष्णव धर्म के प्रचारक और विशिष्ट द्वैत के प्रतिपादक कौन थे? चार ऑप्शंस थे ए चैतन्य महाप्रभु, बी ऑप्शन था रामानुज रामानुजाचार्य, सी ऑप्शन था मध्वाचार्य और डी ऑप्शन था शंकराचार्य, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था रामानुजाचार्य इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और धर्म प्रचारक थे। वे विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका कार्य मुख्य रूप से तमिलनाडु और दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार करना था। वैष्णवद्वैत में ईश्वर और जीव की अद्वैतात्मक संबंध की व्याख्या की जाती है, जहाँ ईश्वर की और जीव अलग होते हुए भी एकात्मक रूप से माने जाते हैं। रामानुजाचार्य ने सरस्वती और ईश्वर की भक्ति को केंद्र में रखकर समाज में धार्मिक सुधार किया। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोमस ऋषि गुफा जो बराबर गुफाओं का हिस्सा है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस थे ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी ओडिशा और डी उत्तर प्रदेश, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जहां लोमास ऋषि गुफा जो बराबर गुफाओं का हिस्सा है यह बिहार में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोमास ऋषि गुफा भारत की सबसे प्राचीन कैट का सेल कट गुफाएं में से एक है। यह बराबर गुफाओं का हिस्सा है स्थान है गया जिला, जो गया जिला है उसमें स्थित है बिहार में। कारमौल काल से संबंधित सम्राट थे अशोक के समय संबंधित थी। यह गुफा आजीविक संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी। लोमास ऋषि गुफा की सबसे बड़ी विशेषता इसका लकड़ी जैसी नक्काशी वाला प्रवेश द्वार है, जो बाद में बौद्ध गुफा वास्तुकला का आधार बना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चार ऑप्शंस थे ए 1995, बी 1998, सी 2000 और डी 2002, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी 1998 इसका एकदम करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल सन 1998 यानी 1998 में लॉन्च किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस का निर्माण मॉड्यूल दर मॉड्यूल किया गया था। आईएसएस का पहला मॉड्यूल चर्या जिसे फंक्शनल कार्गो ब्लॉक भी कहते हैं वर्ष 1998 में रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही के इसे नासा ने फंड किया था। इस लॉन्च के साथ आईएसएस परियोजना की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था अगला क्वेश्चन था किस वर्ष की जनगणना में जम्मू और कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया था? चार ऑप्शंस थे ए 1971, बी 1981, सी ऑप्शन था 1991 और डी ऑप्शन था सन 2001, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1991 1991 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इस वर्ष
जनगणना में जम्मू और कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया था। 1991 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कि इसका एक्सप्लेन दिया क्या गया है कि 1991 में जनगणना के समय जम्मू और कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया था। कारण था उस समय जम्मू कश्मीर में गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति और आतंकवाद था। सुरक्षा कारणों से जनगणना कराना संभव नहीं हुआ, इसलिए 1991 की जनगणना जम्मू कश्मीर में आयोजित नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 1905 में सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की गई थी? चार ऑप्शंस थे। ए द ब्रोकन विंग, बी ऑप्शंस था द गोल्डन थ्रीशोल्ड और सी ऑप्शंस था द बर्ड ऑफ टाइम और डी ऑप्शन था सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी द गोल्डन थ्रीशोल्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1905 में सरोजिनी नायडू द्वारा जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी वह द गोल्डन थ्रीशोल्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेन किया गया है कि सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1905 में उन्होंने अपनी पहली कविता पुस्तक द गोल्डन थ्रीशोल्ड प्रकाशित की। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में है और इसमें भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण है। यह संग्रह ने उन्हें राष्ट्रीय कवयित्री के रूप में मान्यता दिलाई और उनकी रचनाओं में देशभक्ति और महिला सशक्तिकरण के संदेश भी दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुरू किया गया एनविजन कार्यक्रम किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? चार ऑप्शंस थे। ए नासा, बी ईसा, यूरोपियन यूनियन और सी ऑप्शंस था इसरो और डी ऑप्शंस था जाक्सा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरोपियन यूनियन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि ईएसए यूरोपियन संघ इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेन किया गया है कि इनविजन मिशन विशेष रूप से शुक्र ग्रह यानी कि वेनस के अध्ययन के लिए नियोजित किया जाता है। यह मिशन इसी यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था शुक्र ग्रह की भू आकृति और सतह संरचना का अध्ययन, वायुमंडलीय और आंतरिक संरचना की जानकारी जुटाना, यह जानना कि शुक्र और पृथ्वी समान आकार के होने के बावजूद अलग क्यों है। मिशन में वैज्ञानिकों को ग्रहों के विकास और उनके पर्यावरणीय पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इतिहास में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का क्या मतलब था? चार ऑप्शंस थे। ए कर संग्रह, बी क्षत्रिय बनने का अनुष्ठान और सी ऑप्शंस था विवाह समारोह और डी ऑप्शंस था युद्ध की घोषणा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय बनने का अनुष्ठान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह इतिहास में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का मतलब था क्षत्रिय बनने का अनुष्ठान, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेन किया गया है कि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान प्राचीन भारत में एक वैदिक संस्कार और राजपूत यानी कि क्षत्रिय समाज की स्थापना का अनुष्ठान था। अर्थात अर्थात हिरण्यगर्भ का मतलब है सोने का गर्भ या संपन्न गर्भ। यह अनुष्ठान मुख्यतः ब्राह्मण या अन्य वर्ग के व्यक्ति को क्षत्रिय समाज में प्रवेश दिलाने के लिए किया जाता था। प्रक्रिया मतलब पवित्र यज्ञ और विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण द्वारा व्यक्ति को रणभूमि और प्रशासनिक कर्तव्यों के लिए तैयार किया जाता था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अनुष्ठान राजसत्ता और सामाजिक स्थिति को वैधता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 600 बीसीई से 400 बीसीई के दौरान भारत में किस प्रमुख साम्राज्य का उदय शासन था? चार ऑप्शंस थे। ए लोधी, बी मुगल, सी गुप्त और डी मगध, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी मगध इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 600 बीसी से 400 बीसी तक मगध का शासन था। मगध इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेन किया गया है कि 600 बीसी से 400 बीसीई के दौरान भारत में मगध साम्राज्य यानी कि मगध एम्पायर का उदय और शासन हुआ। मगध वर्तमान बिहार और आसपास के क्षेत्रों में स्थित था। इस काल में मगध के राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से मजबूत राज्य की स्थापना की। मगध के शासकों ने बाद में मौर्य और गुप्त साम्राज्य के लिए आधार तैयार किया। इस काल में बुद्ध और महावीर के जीवन की शिक्षाएं भी प्रचलित थीं। यानी कि मगध साम्राज्य इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो 600 बीसी से 400 बीसी के बीच में मगध एम्पायर का उदय हुआ था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे हुए थे। यानी कि जो क्वेश्चन हमें मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।